देखिए स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका नाम यूनिट एंड मेजरमेंट है, बाकी अलग अलग जगह इसका नाम अलग अलग लिखा रहता है। यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन एंड एरर, अलग अलग तरीके से नाम लिखा रहता है इसका, लेकिन ये इस चैप्टर का एनसीईआरटी में नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर हमारे सारी चीज़ें कवर होंगी, यूनिट भी कवर होगी, डायमेंशन भी कवर होगी, मेजरमेंट, एरर्स वगैरह सब कुछ इसी में हमारे कवर होगी। ठीक है, ये एक बेसिक चैप्टर है जिसको पढ़कर हमारे जो आगे की चीज़ें हैं उनके लिए हम इसको आराम से यूज़ में लेंगे। ठीक है, मतलब ये कि हम जब किसी भी चीज़ के अंदर आगे फिज़िक्स के अंदर हम कोई भी एक क्वांटिटी को मेज़र करेंगे तो उसकी एक यूनिट चाहिए होगी हमें, वो यूनिट्स उसकी एक डायमेंशन होगी, और हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल करने के दौरान हमारे जो एरर्स वगैरह आएंगे वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को। इस चैप्टर में फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है मैं आपको समझा दूँ पहले, तो फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहेंगे? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगी? वो क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं वो कहलाएगी आपकी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेज़र नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई लेंथ है, ठीक है, उसको मेज़र कर सकते हैं हम 2 किलोमीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर। कोई वज़न है 2 kg, ठीक है, 2 किलोग्राम या 200 ग्राम, कितना भी, ठीक है, हम उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई? आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई। ठीक है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते, मतलब जैसे कि आप जानते होंगे, हम अगर फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स को हम जो है मेज़र नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कोई आदमी बहुत खुश हो रहा है, तो वो कितना खुश हो रहा है ये हमें नहीं पता। ठीक है, हम मैथमेटिकली उसको नहीं बता सकते कि 2 बंदे हैं उसमें से एक ज़्यादा खुश है और एक कम खुश है, तो हम ये मैथमेटिक्स के हिसाब से या लिखकर न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से या किसी यूनिट के हिसाब से ये नहीं बता सकते कि ये बंदा ज़्यादा खुश है ये कम खुश है। हाँ, हम उसके एक्सप्रेशन देख के, उसका चेहरा देख के ज़रूर कह देंगे कि हाँ भाई ये ज़्यादा खुश है और ये कम खुश है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू देकर बताओ या ये बताओ कि ये इससे कितने टाइम्स ज़्यादा खुश है, भाई एक बंदा है, बंदा नंबर ए और ये बंदा नंबर बी, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये ज़्यादा खुश है, ठीक है, और ये कम खुश है। ठीक है, हैप्पीनेस जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा कम हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे थोड़ी कह सकता हूँ ये 5 टाइम्स ज़्यादा खुश है किससे? बी से। ठीक है, ए किससे? बी से 5 टाइम्स ज़्यादा खुश है। अब आपको कैसे पता 5 टाइम्स है? या किसी के दर्द हो रहा है, ठीक है, किसी के कोई तकलीफ़ है, दर्द है, तो हम उसको भी मेज़र नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि हम स्पीड मेज़र कर सकते हैं, लेंथ मेज़र कर सकते हैं, हम एनर्जी मेज़र कर सकते हैं, कई चीज़ें हैं, प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। ये सब क्या कहलाएंगे? आपकी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिक्स में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब क्या होगी? एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, करंट पढ़ा है, ठीक है, आपने जो है करंट के अलावा 9th के अंदर स्पीड पढ़ी है, एक्सेलरेशन पढ़ा, ये सब चीज़ें क्या है? फिजिकल क्वांटिटी हैं। ठीक है, क्योंकि इन सबको हम मेज़र कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, और ऐसी क्वांटिटी जिनको मेज़र नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। तो आप जल्दी से लिखिए फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, मैं आपको लिखवा रहा हूँ 2-3 लाइनें। ठीक है, जल्दी लिखिए। द क्वांटिटीज दैट कैन मेजर्ड the quantities that can be measured to describe the law of physics. The quantity that can be measured to describe the law of physics are known as physical quantities. Are known as physical quantities. ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार। The quantities that can be measured to describe the law of physics आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल लिख लीजिए हाथों हाथ। एग्जाम्पल लेंथ, एग्जाम्पल में लेंथ, मास, टेम्परेचर, स्पीड एक्सेट्रा। लेंथ, मास, टेम्परेचर, स्पीड एक्सेट्रा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को बात
क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो मैंने आपको सेकंड चीज़ बताई थी, ये खुश होने वाली और दुख होने वाली, ये चीज़ भी एक लाइन लिख लीजिए इसके अंदर। वेरियस हैपनिंग्स इन लाइफ, वेरियस हैपनिंग्स इन लाइफ, अगली लाइन में लिखना आप ये चीज़, वेरियस हैपनिंग्स इन लाइफ, एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सोरो, हैप्पीनेस कॉमा लगा के लिखना आप सोरो, एक्सेट्रा, आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर्ड, बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, तो जो चीज़ नहीं नाप सकते हम उसे हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं देंगे। ठीक है, जो नाप सकते हैं, जो फिजिक्स के लॉज वगैरह में फिट होती हैं वैल्यूज, हम उसे कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम नापेंगे कैसे, तो वो मैं आपको बता दूं, फिजिकल क्वांटिटी को नापेंगे कैसे। तो आप अगली लाइन में लिखिए, अगली लाइन में लिखना मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे नापेंगे मैं आपको समझा दूं, ध्यान देना। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, मैं उसे Q से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा कोई भी चीज़ को नापा होगा तो आपने दो चीज़ों का इस्तेमाल करा होगा। अब वो दो चीज़ें क्या होती हैं? ठीक है, एक तो होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और दूसरी होती है उसकी यूनिट। ठीक है, यूनिट को अभी डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे और, लेकिन अभी मैं इसको नापने के लिए समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक तो क्या होती है, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए कि आप एक कपड़े की लंबाई नाप के बताओ। ठीक है, या आपसे यूँ ही सिंपल पूछा जाए कि भाई तुम अगर कपड़ा, तुम्हारा शर्ट का कपड़ा लेने जाओ मार्केट में तो तुम क्या कहोगे, तो तुम कहोगे शर्ट का कपड़ा दे दो। वो पूछेगा आपसे भाई कितना मीटर चाहिए, तो आप बोलोगे हमें 1 मीटर चाहिए या 2 मीटर चाहिए, जो भी आपका नाप आता होगा उस हिसाब से बोलोगे। ठीक है, तो आपने दो जो यूज़ करा है वो तो क्या है, दो है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और जो मीटर है वो क्या है, यूनिट। ये मीटर क्या है, यूनिट, और ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इसी तरीके से मम्मी ने अगर आपसे कह दिया कि जाओ मार्केट जाओ और मार्केट जाके आप जो है 2 kg शक्कर ले आओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मार्केट जाओगे और मार्केट जाने के बाद आप दुकानदार से बोलोगे, शॉपकीपर से, कि भाई 2 kg आप मुझे शुगर दे दीजिए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 2 kg। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और ये क्या है, यूनिट, ये क्या है, यूनिट। ठीक है, आप ऐसा थोड़ी होगा कि शक्कर वाले के पास जाओ, शॉपकीपर के पास, और उससे जाके कह दो कि 2 शक्कर दे दे। ठीक है, या खाली kg शक्कर दे दे, ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे, आप उससे पूरा बोलोगे 2 kg शक्कर दो। ठीक है, शुगर दे दो 2 kg। ठीक है, अच्छा अगर आप जो है किसी दूध वाले के पास जाते हो, ठीक है, तो या कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो, आप कोल्ड ड्रिंक लेना मार्केट में, तो क्या बोलोगे, 2 लीटर वाली बोतल दे दो। ठीक है, तो वो 2 लीटर वाली, आप 2 बोल रहे हो, लीटर बोल रहे हो। ठीक है, आप खाली जाके बोल दो कि 2 बोतल दे दो। अब वो 2 बोतल में खुद पूछेगा भाई क्या 2 बोतल काई की दूँ। ठीक है, तो वो आपके सामने निकाल के 2 बोतल 1-1 लीटर वाली भी रख सकता है, आधा लीटर वाली भी रख सकता है, 2 लीटर वाली भी, क्योंकि आपने उसे क्लियर करा ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपने कहा 2 लीटर वाली 1 बोतल दे दो, तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई 2 लीटर वाली 1 बोतल। या आप सिंपल यूँ भी कह दोगे कि 2 लीटर वाली बोतल दे दो, तो भी वो एक ही बोतल निकाल के देगा। कुल मिलाकर मुझे आपको ये बताना है कि आपको किसी भी चीज़ को आप लोग जो डेली यूजेज में लेते हो, उसमें आप कोई भी चीज़ होती है जो नापने वाली होती है, उसमें आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के बिना कुछ नहीं है और यूनिट न्यूमेरिकल की वैल्यू के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, अब यूनिट क्या होता है वो आपको एक अलग से बताई जाएगी अभी डिटेल। अभी मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ खाली इसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी का जैसा कि हमने देखा कि अगर मैं लंबाई को लिखूंगा L बराबर 2 मीटर, तो L तो क्या हो गया है आपका फिजिकल क्वांटिटी, 2 को मैं यहाँ डिनोट करूँगा N से और मीटर को मैं यहाँ से डिनोट करूँगा U से। मतलब कि ये 2 तो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू का मैंने शॉर्ट में N ले लिया, और M क्या है यूनिट, तो यूनिट का U मैंने शॉर्ट में ले लिया है।
और लेंथ क्या है, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी की जगह मैंने क्यू लिख दिया। अब लेंथ की जगह कुछ भी हो सकता है, मास हो, कुछ भी हो, लेकिन फॉर्मूला यही, इसी फॉर्मूले से आप सेट करोगे। तो हम यह फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। एक्चुअल में हम क्या बना रहे हैं, बनाया है ऑलरेडी, अंडरस्टूड है, लेकिन मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू होगा क्या, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू होगा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और एग्जांपल लिख लेते हैं हाथों हाथ। एग्जांपल m इक्वल्स टू 50 kg, l इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ गौर करने वाली बात बताऊँ पहले, ठीक है। गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात ये है यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए आप एक काम कीजिए, पहले यहाँ तक लिखिए, इतनी चीज़ लिखिए, फिर मैं बताता हूँ इसके आगे की। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बता दूँ गौर करने वाली, वो क्या है, देखिए। हम जैसा कि हमने यहाँ लिखा m इक्वल्स टू 50 किलोग्राम, ठीक है, 50 kg, ठीक है। तो क्या मैं m इक्वल्स टू ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 50 kg इक्वल्स टू 50,000 ग्राम, बिल्कुल लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने l इक्वल्स टू लिखा 10 किलोमीटर इक्वल्स टू, क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं 10,000 मीटर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ रहे हो बात को, मैंने कुछ नहीं करा, ये k की जगह ये 1000 रख दिया, क्योंकि 1 k इक्वल्स टू कितना होता है, 1 किलो इक्वल्स टू होता है 1000, ठीक है। तो k की जगह यहाँ लिख दिया, ऐसे भी यहाँ लिख दिया। चलो ये तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं, आपने k की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसा कि l बराबर आप जानते हो 1 फुट, मान लो कोई ये लेंथ है किसी चीज़ की 1 फुट के बराबर, तो वो 1 फुट किसके बराबर होता है, 12 इंच के बराबर होता है नहीं होता, ठीक है। सभी जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब जानते हो। अब गौर करना है यहाँ पर कि लेंथ को मैं 2 यूनिट से डिनोट कर रहा हूँ। एक यूनिट तो क्या है, फुट है, ठीक है, और एक यूनिट क्या है, इंच है। समझ रहे हो बात को भाई, लेंथ को मैं 2 चीज़ों से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों ही इक्वल हैं। 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है, ये आपस में इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर फुट लिखा है और यहाँ पर मैंने इंच में लिखा है, ठीक है। अब गौर करना है यहाँ पर, क्या फुट और इंच, इन दोनों में से बड़ी यूनिट कौन है, तो इन दोनों में से बड़ी यूनिट है फुट, ठीक है, फुट इंच से बड़ी यूनिट है, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि अगर मैंने ये बड़ी यूनिट है और ये वाली छोटी यूनिट है, ठीक है, तो ध्यान देना, जब यूनिट बड़ी है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, और जब यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। समझ में आई नहीं यही बात? अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? बहुत आसान सी चीज़ है, यहाँ मैंने कुछ अजूबा नहीं करा है। देखो मैंने l इक्वल्स टू 1 फुट को 12 इंच के बराबर ही लिखा है और कुछ भी बात नहीं है, ठीक है, लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग ये जानते हो कि फुट बड़ा होता है और इंच छोटा होता है, ठीक है, तो यहाँ यूनिट अगर बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, देख लो, ठीक है। और अगर मैंने यूनिट छोटी यूज़ कर रहा हूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे कि मैंने कह दिया 1 किलो, m इक्वल्स टू कितना कह दिया है मैंने, 1 kg, ठीक है, जो किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम के बराबर होगा। अब अगर आप देखो गौर से यहाँ पर, तो ये वाली यूनिट बड़ी होती है, केजी बड़ी यूनिट है, ठीक है, किसके मुकाबले में, ग्राम के मुकाबले में, ग्राम के मुकाबले में केजी बड़ी यूनिट होती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये बड़ी है और ये छोटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये वाली यूनिट क्या हो गई, सॉरी ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, छोटी है, और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बड़ी है। समझ में आई नहीं ये बात?
ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है और ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, ठीक है। कब? जब हम एक ही वैल्यू को डिनोट कर रहे हो छोटी और बड़ी यूनिट में। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? कब? जब की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं आप यूँ कह दो कि सर 2 किलो और 3 किलो की बात करें तो सर 3 किलो बड़ा होगा। अरे भैया यहाँ पे तो यूनिट सेम है, ठीक है। अब यूनिट सेम है तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने यूनिट छोटी कर दी जाए, इस 2 किलो को लिख दिया जाए 2000 ग्राम, ठीक है, और तो आपस में हम इसे इक्वल ही कहेंगे, इसे डिफरेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। ये इक्वल ही है क्योंकि जो अमाउंट होगा वो तो सेम होगा, ठीक है। मतलब आप 2 किलो शक्कर लेने जाते हो या फिर उससे ही कहते हो भाई 2000 ग्राम शक्कर दे दे, तो सेम चीज़ ही देगा वो आपको, अलग अलग नहीं देगा, ठीक है। यानी मास तो सेम रहने वाला है, ठीक है। लेकिन लिखने का जो तरीका है आपका, उसके अंदर फर्क आ गया। उसमें फ़र्क कैसा है कि केजी जब बड़ी यूनिट थी, ठीक है, तो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी इस्तेमाल करी, और जब अगर यूनिट छोटी ली तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी इस्तेमाल करी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि हम जब यूनिट चेंज करेंगे तो क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट्स के साथ में अलग अलग तरीके से अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये रहा एम को मान लेता हूँ मैं क्यू, ठीक है। साफ सुथरा कर देता हूँ इसे वापस से, 2 kg लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ 2 ग्राम लिख देता हूँ, ठीक है। तो m की जगह मैंने लिख दिया q, ठीक है। अब q बराबर क्या होता है? nu, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूंगा? n1u1, ठीक है, और इसकी जगह क्या लिखूंगा? n2u2। समझ में आई नहीं ये बात? अब ये मैंने कैसे लिखा? बड़ी आसान सी चीज़ है। q बराबर n1u1 इक्वल्स टू n2u2 मैंने किस तरीके से लिखा? सिंपल है कि यहाँ पर इस वाले केस में यदि मैं ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ तो इस लिहाज से ये तो क्या हो जाएगा? n1 हो जाएगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगी? u1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? n2, और ये वाली यूनिट क्या हो जाएगी? u2, ठीक है। अच्छा, मैं इसे और दूसरे रूप में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब दूसरे रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ भाई? 2000 ग्राम को मैं मिलीग्राम में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उस केस में? n3u3 हो जाएगा, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल वैल्यू और बड़ी हो जाएगी और यूनिट और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, ठीक है। मैं चाहूँ तो इस 2 किलो को पाउंड में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? n4u4, ठीक है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हम एक क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। यदि यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, लेकिन अमाउंट वही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर एक बात समझ में आई मुझे, अगर ऐसा कर सकते हैं हम तो इसका मतलब क्या है? n1u1 इक्वल्स टू n2u2 क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और अगर n1u1 बराबर n2u2 बराबर कांस्टेंट रहा तो इसका मतलब क्या है कि nu बराबर क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ, ठीक है। तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा? u के आ जाएगा। देखो मैं इसको नीचे ले जाऊंगा u को, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u हो जाएगा ना। तो यही तो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ कि यदि न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी तो हम यूनिट छोटी लेंगे, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो यूनिट ऑटोमेटिक छोटी आ रही है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू यदि छोटी होगी तो हम यूनिट बड़ी लेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू यदि छोटी है तो हम यूनिट बड़ी लेंगे, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू यदि हमने छोटी ली, जैसे यहाँ 2 किलो है, तो यूनिट ऑटोमेटिक बड़ी लेना पड़ेगी मुझे केजी। कब? जब हम सेम अमाउंट की बात कर रहे हो। अमाउंट यदि चेंज होगा तो मामला अलग ही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर हो गई होगी। आप लोग को क्या लिखना है? यहाँ तक तो आपने लिख ही लिया था एग्जाम्पल। अब आप ये वाला एग्जाम्पल लिखना, यहाँ से लिखना, ये तो मैंने समझा है सारी चीज़ें। आप यहाँ से लिखना और यहाँ तक लिखना, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जल्दी लिखिए। देखिए आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, हेडिंग डालिए आप लोग आगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है मेनली, ठीक है। आप हेडिंग डालो जल्दी से, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। 2 प्रकार की। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी।
ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं वो बता दूं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी हम उसे कहेंगे जो नेचर में अपने आप में कंप्लीटली फाइंड हुई हुई हैं, ठीक है। एक तरीके से ये कहो तो वो कंप्लीट है, ठीक है। उनके लिए हमें कोई फार्मूला वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ हम डायरेक्टली नाप सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मास है, इसी तरीके से टाइम है, यह हम डायरेक्टली नाप सकते हैं। तो ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है, यानी अपने आप में एक तरीके से कहें तो संपूर्ण है, ठीक है, उनके लिए किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटी हम किसे कहेंगे, जिसे नापने के लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत हो या फंडामेंटल क्वांटिटी की ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पे स्पीड, ठीक है, अगर मैं इसके लिए बात करूं फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए, तो जैसे लेंथ हो गया, लेंथ, अभी डेफिनेशंस लिखूंगा आपको मैं, लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा, और भी हैं, ठीक है। ये तो क्या हो गई, अपने आप में संपूर्ण है, इनको नापने के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गई, एक तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और ऐसी क्वांटिटीज जिनको नापने के लिए ज़रूरत, इन फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, वो कहलाती है ड्राइव्ड। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो स्पीड, अब स्पीड आपसे कहा जाए बताओ स्पीड क्या है डायरेक्टली, तो आप कहोगे स्पीड मुझे नहीं पता। तो स्पीड नापने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे तो स्पीड मिल जाएगी। समझ गए बात को, ठीक है। तो ये क्या होगा, ड्राइव्ड क्वांटिटी होगा। और ये किससे निकाली गई, फंडामेंटल से निकाली गई। भाई डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल में लेंथ ही तो है, और ये टाइम है, ठीक है। तो मैंने कौन सी क्वांटिटी इस्तेमाल करी, फंडामेंटल क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहा हूं मैं स्पीड निकालने के लिए। तो स्पीड क्या हो गई है, स्पीड हो गई है ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो सिंपल लफ्जों में आप समझ गए होंगे। आप जल्दी से परिभाषा लिख लीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटी हेडिंग डाल के लिखना फंडामेंटल क्वांटिटी में, द क्वांटिटीज which do not depend upon other quantities, which do not depend upon other quantities, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर लिखिए जल्दी से, द क्वांटिटीज which do not depend upon other quantities for their complete definition, for their complete definition। एग्जाम्पल लिख लेना, लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना, लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालिए आप ड्राइव्ड क्वांटिटी, इसके बाद में हेडिंग डालिए सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब ड्राइव्ड क्वांटिटी में लिखना, द क्वांटिटीज which can be expressed in terms of fundamental quantities, the quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities, the quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, स्पीड, ठीक है, ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख लेना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम नापने के लिए भी लेंथ की ज़रूरत पड़ती है ना, आपको याद हो तो साइड का क्यूब करा करते थे, ठीक है। साइड का क्यूब, अब साइड क्या लेंथ ही तो होगी, ठीक है, या फिर L इंटू बी इंटू एच भी करते थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, टेम्परेचर, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन, सॉरी टेम्परेचर नहीं होगा, में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ तक समझ गए होंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल लेना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी खुद ही ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी कैसे निकलती है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। खैर अब ये सारी बातें अभी आगे करूंगा, आप अभी इतना लिखिए बस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी, जल्दी से ये इतना लिखिए।